सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का द्वितीय अध्याय, जो कि है वर्ण विचार। वर्ण क्या है? बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि क्या है? इन ध्वनियों का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। आइए वर्ण की परिभाषा को समझें। अब है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों का समूह इकट्ठा होता है, जब कोई जैसे क्या होता है, माला कैसे बनती है? मोतियों के पिरोने से माला बनती है। फूलों का हार कैसे बनता है? फूलों एक एक फूल से क्या होता है? हार बनता है। उसी प्रकार से एक एक वर्ण से क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण किस प्रकार हो गए? जैसे स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब क्या हैं? इसके वर्णमाला के वर्ण हैं। तो आपने क्या जाना कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड का मतलब होता है टुकड़े। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है। मतलब स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है? स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? स्वर हैं 11 हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या है? स्वर। स्वर के आगे 3 भेद होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, दीर्घ, फिर है तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर इसकी संख्या कितनी है? 4। ए, ई, उ तथा री। हर्ष स्वर कैसे क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम मतलब एक ही मात्रा का समय लगता है, वो क्या होते हैं? हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना का मतलब 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत मतलब जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। इस स्वर के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? एस की जैसे दिखते हैं हम, उस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। और इसका हम प्रयोग कब करते हैं? किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए, जैसे सुनो, अरे, या ओम शब्द के उच्चारण में, जैसे मंत्र उच्चारण के समय इसका प्रयोग होता है। आगे आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जब शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है वो अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण किससे होता है? अनुस्वार का नाक से होता है। जैसे कंगन, घंटी, चंचल। अब इनको बोलते समय ध्वनि कहाँ से? नाक से इसका उच्चारण हो रहा है। तो ये क्या है? अनुस्वार। अनुनासिक। अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकलती है। और इसका कैसे होता है चिन्ह? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसी, पांव, धसना, लहंगा आदि, ये सब शब्द क्या हैं? इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आगे है विसर्ग।
विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है। यह क्या है के समान होता है। और इसका प्रयोग, ये कहाँ से आया ये शब्द? तत्सम शब्दों में से इसका प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत से आए शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? शब्द के अंत में 2 बिंदु लगे होते हैं, जैसे अतः, प्रायः। अब आपने देखा जब मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ तो अंत में क्या ध्वनि निकल रही है की ध्वनि निकल रही है। स्वर आप समझे। आगे देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। अब ये व्यंजन के आगे कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होते हैं? कै से मैं तक 25 व्यंजन जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? मैं। और इन्हें हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। प्रत्येक वर्ग का नाम किस पर रखा जाता है? वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क, ख, ग, घ, अंग। क तो कवर्ग। आगे जब दूसरा शुरू होगा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग। तो पहले वर्ण के नाम पर ही क्या होता है? वर्ग का नाम लिखा जाता है, बताया जाता है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये सब क्या है? यहाँ तक 25 क्या है? ये स्पर्श व्यंजन हैं। और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग मतलब जो क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है अंतिम जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या कहलाता है? पंचम वर्ण कहलाता है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में कितने हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ऊष्म, ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4। श, श, स, ह। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने। एक से अधिक व्यंजन, जिसमें एक व्यंजन से अधिक व्यंजन होता है, उनका जब मिलान होता है तब उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। जैसे आपने देखा त्र में 2 व्यंजन है, त, र। ठीक है, श, श, र। तो इसमें क्या हुआ? एक से अधिक व्यंजनों का मेल हुआ, तो ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हुए। आगे है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है। स्वर रहित व्यंजन का मेल मतलब एक व्यंजन जिसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, उसी के समान दूसरा व्यंजन है जो क्या है? स्वर से युक्त है, उसमें स्वर मिला हुआ है, तो वो क्या होता है? द्वित व्यंजन। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है, तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। ये सब आपको जब हमने कक्षा अपनी प्रारंभ की थी उस समय आपको ये सब लिखित में दिया गया था, उसका अभ्यास आप अवश्य करें। आगे देखिए रै के विभिन्न रूप। विभिन्न रूप क्या है रै के? जब रै स्वर रहित होता है, मतलब जब उसके अंदर स्वर मिला हुआ नहीं होता, रहित मतलब उसका में स्वर नहीं है, तब रै आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे मैंने लिखा वर्षा, वर्षा में कैसे लिखूंगी? व फिर र में हलंत,
मतलब रे में हलंत का मतलब क्या है, वो स्वर से रहित है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ। तो क्या है ये, रे में स्वर नहीं मिला हुआ, तो ये कैसे लिखा गया, वर्षा ऊपर की ओर रेफ के रूप में लिखा गया है। अब दूसरा इसका क्या है, रे का प्रयोग जब रे स्वर सहित हो। पहले हमने पढ़ा था जब रे स्वर रहित हो। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, जब र स्वर सहित हो, मतलब उसमें स्वर मिला हुआ हो, तब वो क्या होता है, वह अपने से पहले व्यंजन, मतलब उससे पहले वाला जो व्यंजन होता है उसकी खड़ी पाई के साथ, खड़ी पाई मतलब पदेन के रूप में, मतलब उसके पैरों में लगता है। समझे आप यहां तक, कैसे लगता है, जैसे मैंने लिखा चक्र, ठीक है, स्रोत्र, तो आपने क्या देखा, स र ओ, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वर सहित मिला हुआ है। रे में क्या मिला हुआ है, ओ मिला हुआ है, मतलब ओ क्या है, स्वर है ना, तो इस रे में स्वर मिला हुआ है। तो जब हम इसको लिखेंगे पूरे शब्द को, तो हमने स्रोत लिखा, तो से के नीचे पदेन में, मतलब पैरों में उसके रे को लिखा। आगे देखिए, तीसरा है, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, यानी जैसे ट ठ ड, नीचे से इनकी गोलाई में होते हैं ये वर्ण, उनके साथ रे को किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे हम राष्ट्र लिखते हैं, ट के नीचे रे बना होता है, ट के नीचे की तरफ रे बना हुआ होता है, और श के साथ रे मिलने पर वो क्या हो जाता है, वो श्रेय बन जाता है, और से के साथ रे का संयोग होने पर श्रेय बन जाता है। इसके बाद है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग अलग करके लिखना। वर्ण विच्छेद आपने पिछली अध्ययन कक्षा में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना। जैसे मैंने एक वर्ण लिखा क, इसका वर्ण विच्छेद करते हुए क्या लिखूंगी मैं, क में क्या लगाऊंगी, हलंत जमा अ, तो मैंने इस क का क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद, मतलब क को अलग अलग कर दिया, टुकड़े कर दिए मैंने इसके। इसी तरह मैंने लिखा का, तो क और आ, क में क्या मिला है, आ, स्वर मिला हुआ है, का विच्छेद कर दिया। अब मैंने लिखा मानो राम, राम, रा, पहले हम रा का वर्ण विच्छेद करेंगे, रे, फिर रे में क्या मिला हुआ है, स्वर कौन सा है, आ की मात्रा है, तो हम आ लिखेंगे। मैं कैसे लिखेंगे, में हलंत जमा ए, तो मैंने राम का क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। आशा करती हूँ आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्द ही मिलेंगे अपने अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।